हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों, विकास के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। विकास के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत पढ़ लिया है, पियाजी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं और संज्ञानात्मक विकास पर बात की किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की को हम पढ़ने जा रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जाना जाता है। अब देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बात पियाजे ने भी की है और संज्ञानात्मक विकास पर बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने भी की है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस को हम जानेंगे। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। यानी सामाजिक कारक जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सामाजिक निर्मितवाद के नाम से। सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। सामाजिक निर्मितवाद बोल दो, सामाजिक रचनावाद बोल दो, एक ही बात है। तो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से भी वाइगोत्स्की सिद्धांत को जाना जाता है। अब देखिए, वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक के विकास में सामाजिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है। अब सामाजिक कार्यों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, इसके अलावा बालक के संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत या बोल दो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एक ही बात है। तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने। सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। सामाजिक निर्मितवाद या सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है इसके लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। निवासी कहां के थे? रूस के। कहां के रहने वाले थे? रूस के थे। इसलिए इनको रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रशियन साइकोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। इनकी एक किताब का नाम है, पुस्तक है इनकी, इसका नाम है भाषा एवं चिंतन। क्या नाम है? भाषा एवं चिंतन। भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट इन पुस्तक का नाम है। सिद्धांत का नाम क्या हो गया? सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत या बोल दो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत या बोल दो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की। रहने वाले कहां के? निवासी थे रूस के। रशियन साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। भाषा एवं चिंतन इन पुस्तक का नाम है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास पर बात पियाजे ने भी की है और संज्ञानात्मक विकास पर बात वाइगोत्स्की ने भी की है। दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अंतर क्या है दोनों के सिद्धांतों में? पियाजे का तो मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। यानी जैसे ही बालक वातावरण के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आकर बालक अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से देख करके, सुन करके, स्पर्श के माध्यम से, गंध के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता हुआ चला जाता है। कहने का मतलब है कि बालक वातावरण के साथ में क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और ज्ञान का निर्माण
करता रहता है। यह कहना था किसका? पियाजे का। वहीं पर वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करे, खुद ज्ञान निर्माण नहीं करता है। बालक को सीखने के लिए, अधिगम के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है कुछ अन्य लोगों की, यानी सामाजिक लोगों की। कहने का मतलब है कि बालक सामाजिक कारकों के साथ में क्या करता है? सामाजिक लोगों के साथ में क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है। यह कहना है किसका? वाइगोत्स्की का। इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। जहां पर पियाजे का कहना है कि बालक ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बालक ज्ञान का निर्माण खुद करता है, कहना है किसका? पियाजे का। वहीं पर वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक ज्ञान का निर्माण खुद नहीं करता है, बल्कि अन्य लोगों की सहायता से क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। यह कहना है किसका? वाइगोत्स्की का। इसके अलावा देखिए, वाइगोत्स्की ने बात की भाषा की। किसकी बात की है? भाषा की। भाषा किस प्रकार से बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है? देखिए, यहां पर वाइगोत्स्की का कहना है कि 0 से 2 वर्ष की आयु में, कहां पर? 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक अपनी भाषा अभिव्यक्ति करता है हाव भाव के माध्यम से। किसके माध्यम से? हाव भाव के माध्यम से। हाव भाव के माध्यम से या फिर छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से बालक क्या करता है? अपनी बात को रखने का प्रयास करता है 0 से 2 वर्ष की आयु में। 0 से 6 वर्ष की आयु की अगर हम बात करें, 3 से 6 वर्ष की आयु, 0 से 2 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की आयु के बारे में वाइगोत्स्की का कहना है कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक अपने आप से ही बातें करता रहता है। क्या करता है? अपने आप से ही बालक बात करता है, जिसको इसने कहा था आंतरिक संभाषण। क्या कहा था? आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण। अब आंतरिक संभाषण का मतलब यह नहीं बालक अंदर अंदर बात करता है, नहीं, बालक बाह्य रूप से बात करता है, जोर जोर से बात करता है, अपने आप से बात करता है, जिसको वाइगोत्स्की ने कहा था आंतरिक संभाषण। और पियाजे ने उसी को क्या कहा था? अहम केंद्रित भाषा। पियाजे ने संज्ञा दी थी अहम केंद्रित भाषा की, कलेक्टिव मोनोलॉग की। यहां पर इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण बालक इसलिए करते हैं अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए, अपने आप को निर्देशित करने के लिए बालक आंतरिक रूप से क्या करते हैं? संभाषण करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, जिसको नाम दिया था इसने आंतरिक संभाषण। अब आंतरिक संभाषण का मतलब ये नहीं है कि बालक अंदर अंदर बात करता है, नहीं, बाह्य रूप से बात करता है, जोर जोर से बात करता है, अपने आप से बात करता है। हमने 3 से 6 वर्ष की आयु के कुछ बच्चे हमने देखे होंगे, या फिर हमने महसूस किया होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं, जब कभी भी आप उनको फील करना, जब वो अकेले बैठे हुए हो तब उनको आपको ऑब्जर्व करना, वो अपने आप से बातें करते रहते हैं। क्या करते हैं? वो अपने आप से बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बहुत सारी बातें अपने आप से करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं अपने आप में। तो उसी को इसने क्या कहा है? आंतरिक संभाषण कहा है। किसने? वाइगोत्स्की ने। और इसी को पियाजे ने कहा है क्या? अहम केंद्रित भाषा या कलेक्टिव मोनोलॉग कहा था। आंतरिक संभाषण के बारे में वाइगोत्स्की का कहना है कि आंतरिक संभाषण बालक अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए करता है। अब देखिए, जैसे छोटा सा कोई बच्चा है, 3 से 6 वर्ष का कोई बालक है, कोई बालक आप ले लीजिए जिसका नाम मान लीजिए मोनू है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है, जिसका नाम क्या है? मोनू है। अब वो किस प्रकार से आंतरिक संभाषण करता है, किस प्रकार से अपने आप से बात करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा अकेले में बैठा हुआ है, किस प्रकार से अपने व्यवहार को दिशा दे रहा है, अपने आप को निर्देशित कर रहा है। वो अकेले में बात करता रहता है कि मोनू अब ये करेगा, मोनू खाना खाएगा, मोनू नहाएगा, मोनू बाजार जाएगा, मोनू अब सोएगा। मतलब इस प्रकार से बालक अपने आप से बातें करता रहता है, जिसको इसने क्या कहा था? आंतरिक संभाषण कहा था वाइगोत्स्की ने। और कहा था कि बालक आंतरिक संभाषण इसलिए करते हैं, अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए, अपने आप को निर्देशित करने के लिए बालक क्या करते हैं? आंतरिक संभाषण करते रहते हैं। तो यहां पर प्रतिपादक सिद्धांत कौन हो गए? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। कहां के रहने वाले थे? निवासी रूस के। इनकी बुक का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं चिंतन इनकी किताब का नाम है। भाषा के बारे में इनका विचार है 0 से 2 वर्ष के आयु में बालक हाव भाव के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अपनी भाषाई अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक बोल करके अपने आप से, बालक जो अपने आप से बात करते हैं उसको इन्होंने संज्ञा दी थी आंतरिक संभाषण की। पियाजे ने उसको संज्ञा दी थी कलेक्टिव मोनोलॉग की, अहम केंद्रित भाषा की। तो इनका कहना था 3 से 6 वर्ष की आयु में जो बालक अपने आप से जो बातें करते हैं वो क्या होती है? आंतरिक संभाषण कहलाता है। और आंतरिक संभाषण बालक इसलिए करता है अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, अपने व्यवहार को दिशा देने के लिए बालक अपने आप से बातें करता रहता है। 6 वर्ष के पश्चात की इन्होंने जो बात की है, 6 वर्ष के बाद
इनका कहना है कि 6 वर्ष के बाद में जो बालक होता है, जैसे जोर जोर से बातें करता है ना बालक अपने आप के साथ में, वही वो जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। अब बालक जोर जोर से नहीं बोलेगा, अब बालक आंतरिक रूप से धीरे मतलब आंतरिक रूप से क्या करेगा, सोचेगा, क्या करेगा, विचार करेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा। इसी को इन्होंने संज्ञा दी थी किसकी, चिंतन की। यानी 6 वर्ष के बाद में बालक में शुरुआत हो जाती है किसकी, चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक में भाषा का विकास पहले होता है और चिंतन का विकास बाद में प्रारंभ होता है, यानी भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में। लेकिन पियाजी का मानना है कि बालक में चिंतन की शुरुआत पहले होती है, भाषा की शुरुआत बाद में होती है। तो यह भी एक बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। पियाजी का मानना था कि बालक में चिंतन पहले प्रारंभ होता है और भाषा बाद में, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक में भाषा का विकास पहले होता है, यानी भाषा पहले आती है बालक में और चिंतन बाद में आता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा वाइगोत्स्की ने बात की है संज्ञानात्मक विकास के चरणों की। इसकी बात की है संज्ञानात्मक विकास के चरणों की। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए। कितने चरण बताए, 3 चरण इन्होंने बताए। संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए हैं। इसको इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं किस प्रकार से बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है। 3 चरण इन्होंने बताए। पहला चरण इन्होंने नाम दिया था इसको वास्तविक विकास। क्या नाम दिया है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास का क्षेत्र, एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट, इसको नाम दिया इन्होंने। दूसरा जो चरण है, दूसरा जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया था इन्होंने जेडपीडी। क्या नाम दिया था, जेडपीडी। और स्पेशली वाइगोत्स्की को जेडपीडी की अवधारणा के लिए ही जाना जाता है। इंपोर्टेंट जेडपीडी की अवधारणा इनकी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जेडपीडी की अवधारणा का संबंध किससे है, तो किससे संबंध किससे इसका, वाइगोत्स्की से। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है, लेव वाइगोत्स्की ने दी है, जिसको उन्होंने कहा था निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र या बोल दो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोल दो या बोल दो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है। और इसको इन्होंने कहा था जेडपीडी। क्या कहा था इन्होंने, जेडपीडी। जेडपीडी की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, इन्होंने इसको कहा था निकटस्थ विकास का क्षेत्र या बोल दो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, एक ही बात है। और तीसरा क्षेत्र इन्होंने बताया था, सबसे ऊपरी जो परत है, सबसे ऊपर का क्षेत्र है, उसको इन्होंने कहा था संभावित विकास का क्षेत्र। क्या कहा था इन्होंने, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो 3 चरण इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बताए थे। पहला है वास्तविक विकास का क्षेत्र, एक्चुअल डेवलपमेंट। दूसरा है निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको इन्होंने जेडपीडी की संज्ञा दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। और तीसरा क्षेत्र इन्होंने बताया था संज्ञानात्मक विकास का, वो है संभावित विकास का क्षेत्र यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब देखिए तीनों को समझते, तीनों क्या है। वास्तविक विकास का क्षेत्र, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। वास्तविक विकास का क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास का वो क्षेत्र जहां पर बालक स्वयं से जिन कार्यों कर लेता है, यानी जिन कार्यों करने के लिए बालक को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हेल्प नहीं चाहिए होती है, यानी बालक उन कार्यों को स्वयं कर लेता है बिना किसी सहायता के। तो बिना किसी सहायता के, बिना किसी हेल्प के बालक जिन कार्यों को कर लेता है वो कहलाता है बालक का वास्तविक विकास का
क्षेत्र। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है, बालक को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बालक को किसी प्रकार की कोई नीड नहीं होती है, कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती है। बिना किसी सहायता के, बिना किसी हेल्प के बालक सभी कार्यों को वहां पर कर लेता है वास्तविक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। यानी वो विकास का ये वो क्षेत्र जहां पर बालक को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी सहायता के जब बालक जिन कार्यों को कर लेता है वो कहलाता है वास्तविक विकास का क्षेत्र। दूसरा निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट वो है जहां पर बालक को जिन कार्यों को करने के लिए अपने निकटस्थ लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अपने समीपस्थ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब बालक के समीप या निकट में कौन से लोग होते हैं? उसके माता पिता होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, समाज के लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, विद्यालय में शिक्षक होंगे। तो उसके समीपवर्ती लोगों की सहायता से बालक जिन कार्यों को करता है, जिन ज्ञान को ग्रहण करता है, जो अधिगम करता है, मतलब बिना किसी सहायता के, मतलब जिस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बालक अपने समीपस्थ लोगों की सहायता लेता है, यानी माता पिता की सहायता लेता है, अपने दोस्तों की सहायता लेता है, शिक्षक की सहायता लेता है, सामाजिक लोगों की सहायता लेता है, तो वो कौन सा क्षेत्र आएगा? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यानी अपने निकटवर्ती लोगों की सहायता से बालक जब ज्ञान को ग्रहण करता है तो संज्ञानात्मक विकास का कौन सा क्षेत्र होगा? वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी इन्होंने इसको कहा था। संभावित विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? पोटेंशियल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? जहां पर बालक को किसी चीज को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जब उसको योग्य एवं कुशल लोगों की आवश्यकता होती है, यानी बिना किसी योग्य और कुशल लोगों के बिना जब बालक किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो वो होता है उसका संभावित विकास का क्षेत्र। यानी यहां पर बालक को योग्य लोगों की आवश्यकता होगी, ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होगी, कुशल लोगों की आवश्यकता होगी। बिना इन लोगों की सहायता के बालक इन कार्यों को नहीं कर पाता है, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो वो क्षेत्र कहलाता है बालक का संभावित विकास का क्षेत्र। समझ में आया होगा आप लोगों को? वास्तविक विकास जहां पर बालक को किसी की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी सहायता के बालक यहां पर खुद से जिन कार्यों कर लेता है, यानी यहां पर बालक को हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ही उन कार्यों कर लेगा, वो कहलाता है उसका वास्तविक विकास। क्या कहलाएगा? वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट। जेडपीडी निकटस्थ विकास वो क्षेत्र है बालक के संज्ञानात्मक विकास का जहां पर उसको अपने आसपास के लोगों की आवश्यकता होती है, समीपस्थ लोगों की आवश्यकता होती है। बालक के आसपास में जो लोग होते हैं ना, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से बालक जब ज्ञान को ग्रहण करता है तो वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और आसपास में कौन से लोग होते हैं? माता पिता होते हैं, यानी पारिवारिक लोग, समाज के लोग, उसके दोस्त और विद्यालय में शिक्षक। तो उन सभी की सहायता से बालक जो ज्ञान ग्रहण कर, जो ज्ञान बालक जो अधिगम करता है, जो सीखता है, जो ज्ञान ग्रहण करता है, वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी। तीसरा संभावित विकास का क्षेत्र, विकास का वो क्षेत्र होता है, संज्ञानात्मक विकास का वो क्षेत्र होता है जहां पर बालक को योग्य लोगों की आवश्यकता होती है, कुशल लोगों की आवश्यकता होती है, ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है। मतलब इन लोगों की सहायता के बिना बालक उन चीजों को ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, ज्ञान को ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। तो ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, वो प्रशिक्षण देता है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बच्चे को प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तो यहां पर बालक का कौन सा क्षेत्र है? संभावित विकास का क्षेत्र, जहां पर बालक को कुशल, योग्य और ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर बालक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है, ट्रेनिंग के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? संभावित विकास का क्षेत्र, या बोल दीजिए पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मैं क्रिकेट का मैं यहां पर क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्रिकेट आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग आप लोग देखते हैं, जानते भी हो, क्रिकेट खेलना भी जानते हो, क्रिकेट खेलने भी हो आप लोग। अब देखिए क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर हम भारत की बात करें, सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, MS धोनी का नाम आता है, विराट कोहली का नाम आता है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर है। एक तो छोटा सामान्य सा बालक, एक तो सामान्य से बालक, और वहां से वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है अपने आप में। कितना बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, कितना बड़ा नाम हो जाता है। तो सामान्य से बालक एक जो बड़ा क्रिकेटर बनता है, तो उसी को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। देखिए वास्तविक विकास, निकटस्थ विकास और संभावित विकास। एक छोटा सा बच्चा है, आप इमेज किसी की भी ले सकते हैं, MS धोनी की ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की ले सकते हैं, विराट कोहली की ले सकते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य सा एक एग्जांपल छोटे से बच्चे का दे रहा हूं। मैं एक सामान्य बालक के रूप में एक एग्जांपल मैं यहां पर रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा बैट और बॉल ला करके घर के अंदर ही खेलता रहता है। बॉल को दीवार के मारता है, पकड़ता है, फिर मारता है, फिर पकड़ता है, फिर मारता है, फिर पकड़ता है, बॉल को नीचे रखता है जमीन पर और बैट से उस बॉल को मारता है। दौड़ता हुआ जाता है, उस बॉल को पकड़ करके वापस लेकर के आता है, फिर नीचे रखता है, फिर बैट से मारता है, फिर दौड़ता हुआ जाकर के बॉल को पकड़ करके लेकर के आता है। इस प्रकार बच्चा खेलता रहता है, यानी उसको यहां पर किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। बालक अपने आप में सीख रहा है, बालक अपने आप से उन कार्यों कर रहा है, बालक अपने आप में खेल रहा है, अपने आप में ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो जहां पर बालक को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाता है बालक का वास्तविक विकास का क्षेत्र।
एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाएगा वो। देखिए जेडपीडी क्या होती है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या होगा, घर से बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, खेल के मैदान में जाएगा, तो वहां पर खेल के मैदान में बच्चा अपने दोस्तों के माध्यम से सीखता है। दोस्तों के माध्यम से किस प्रकार से बॉल डाली जाती है, किस प्रकार से शॉट मारा जाता है, किस प्रकार से रन लिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से वो सीखता रहता है। स्कूल में जाएगा तो अपने जो स्पोर्ट्स टीचर होता है उसके माध्यम से वो सीखता रहता है कि किस प्रकार से रन लेते हैं, किस प्रकार से बॉल डालते हैं, किस प्रकार से रनिंग करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट किस प्रकार से होती है। मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती है क्रिकेट की वो यहां पर वो सीखता रहता है। किनके माध्यम से, अपने निकटवर्ती जो लोग होते हैं, समीपस्थ जो लोग होते हैं उनके माध्यम से वो सीखता रहता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, जेडपीडी। कौन सा हो गया, जेडपीडी। जेडपीडी जो क्षेत्र होता है वो वास्तविक विकास और संभावित विकास, इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है। वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जहां पर बालक अपने निकटवर्ती जो लोग होते हैं, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने जो स्कूल में शिक्षक होते हैं उनके माध्यम से, घर में माता पिता के माध्यम से, बाहर समाज के लोगों के माध्यम से बालक ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। बालक थोड़ा बड़ा हो गया, क्रिकेट अब घर से बाहर निकल खेलने लग गया वो, तो जब खेल के मैदान में जब वो जाता है तो अपने दोस्तों के माध्यम से सीखता रहता है। वहां पर विद्यालय में जब क्रिकेट खेलता है तो अपने स्पोर्ट्स टीचर के माध्यम से वो सीखता रहता है छोटी छोटी बातें क्रिकेट के बारे में। तो इस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। वो कौन सा क्षेत्र हो गया बालक, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए संभावित विकास कौन सा होता है। अब बालक ने छोटी छोटी बातें क्रिकेट के बारे में सीख ली, क्या उससे बालक एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा, कि एक महान क्रिकेटर बन जाएगा इसके माध्यम से? नहीं। अब बालक को महान क्रिकेटर बनने के लिए आवश्यकता हुई किसी एक योग्य व्यक्ति की, किसी कुशल व्यक्ति की, किसी योग्य कुशल ट्रेंड कोच की, जिसके माध्यम से कोच उसको क्या करता है, कोचिंग प्रदान करता है, उसको ट्रेनिंग प्रदान करता है, उसको प्रशिक्षण प्रदान करता है बालक को। छोटी छोटी बातें, बारीक बारीक जो चीजें से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें उसको क्रिकेट के माध्यम, क्रिकेट के अंदर उसको सिखाता है। किस प्रकार से हाथ घुमा के बॉलों को डाला जाता है, किस प्रकार से बाउंस बॉल डाली जाती है, किस प्रकार से यॉर्कर बॉल डाली जाती है, कब यॉर्कर बॉल डालनी चाहिए, कब बाउंसर डालनी चाहिए, किस प्रकार से स्टेट ड्राइव खेला जाता है, किस प्रकार से लॉफ्टेड शॉट खेला जाता है, किस प्रकार से कवर ड्राइव खेला जाता है, किस प्रकार लेग ग्लांस किया जाता है। मतलब छोटी छोटी हर एक बात कौन सिखा रहा है उसको, कोच सिखा रहा है उसको। क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, प्रशिक्षण प्रदान करके क्या कर रहा है, उसको प्रशिक्षित कर रहा है बालक को, और बालक एक बहुत बड़ा धीरे धीरे क्रिकेटर बन जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, संभावित विकास का क्षेत्र, जहां पर बालक को सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कोच की आवश्यकता होती है। बिना इन लोगों की सहायता के बालक ज्ञान को ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। तो वो विकास का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, संभावित विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि संज्ञानात्मक विकास में 3 चरण इन्होंने बताए, वास्तविक विकास, निकटस्थ विकास और संभावित विकास। अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों के। वास्तविक विकास वो होता है जहां पर बालक खुद से जिन कार्यों कर लेता है, ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं होती उसको। निकटस्थ विकास वो होता है जहां पर बालक को अपने समीपवर्ती लोगों की आवश्यकता होती है, अपने माता पिता, शिक्षक, समाज के लोग और अपने दोस्तों के माध्यम से बालक जिन ज्ञान को ग्रहण करता है, सीखता है, उनके माध्यम से वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और जहां पर बालक को कुशल एवं योग्य लोगों की आवश्यकता होती है, ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है संभावित विकास। यानी कुशल और योग्य लोगों के बिना बालक यहां पर ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकता है। तो कुशल और योग्य लोगों के माध्यम से बालक जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो सीखता है, जो अधिगम करता है, वो कहलाता है संभावित विकास का क्षेत्र। तो विकास के 3 चरण हो गए। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला है इसका स्कैफोल्डिंग। कौन सा है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बोल दो, पार्ट बोल दो, मचान बोल दो, या बोल दो ढांचा, एक ही बात है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग सहायता की एक तकनीक है। क्या है, सहायता की एक तकनीक है, हेल्प की एक तकनीक है, और ये अल्पकालिक होती है। क्या होती है, अल्पकालिक होती है। जब उसको हेल्प प्रदान की जाती है, बालक को सहायता जो प्रदान की जाती है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जब बालक को सहायता प्रदान की जाती है तो हेल्प, अब ये अल्पकालिक कैसे होती है, जब बालक को हम सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं, तो जब बालक अपने आप से, जब धीरे धीरे उस सहायता को लेने के बाद में जब बालक उस कार्य करना सीख जाता है ना, तो उसके बाद में बालक को क्या, उस सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है। तो जो एक हेल्प प्रदान करने की तकनीक है, जो सहायता प्रदान करने की तकनीक है, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग का। क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग का है। जैसे यहां पर सहायता कौन प्रदान कर रहा है, उसके निकटस्थ लोग, उसके समीप के जो लोग हैं, माता पिता है, ठीक है, दोस्त है, शिक्षक है, समाज के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो जो सहायता प्रदान की जा रही है ना, जो सहायता दी जा रही है, वो सहायता को क्या नाम दिया है इसने,
इसके फोल्डिंग नाम दिया है। यहां पर जो सा कोच है बच्चे का, जो कोच है वो क्या कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है, उसको प्रशिक्षित कर रहा है, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। तो जो सहायता प्रदान कर रहा है वो क्या है, इसके फोल्डिंग है। क्या है वो, इसके फोल्डिंग है। अब देखिए एक और इसने कॉन्सेप्ट दिया, वो दिया है एमकेओ का। क्या दिया है, एमकेओ। एमकेओ फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी अन्य से ज्यादा ज्ञानी, अन्य से ज्यादा ज्ञानी। मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य से ज्यादा ज्ञानी यानी एमकेओ। एमकेओ किसको कहा इन्होंने, यहां पर जैसे मान लीजिए बालक को सहायता कौन प्रदान कर रहे हैं, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, समाज के लोग जो बालक से ज्यादा जानते हैं, जो बालक से ज्यादा जानते हैं। तो बालक और वो जो लोग जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, दोनों में ज्यादा कौन जानते हैं, उसके शिक्षक जो उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो उसके दोस्त वगैरह हैं, समाज के लोग हैं, माता पिता है। तो जो सहायता प्रदान करने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा है इसने, एमकेओ यानी अन्य से ज्यादा ज्ञानी। यहां पर सहायता कौन प्रदान कर रहा है, कोच। तो ज्यादा ज्ञानी कौन हुआ, बच्चे में और कोच में, कोच हुआ ना। तो कोच क्या है, एमकेओ यानी जो सहायता प्रदान करने वाले जो लोग हैं, जो ज्ञान प्रदान करने वाले जो लोग हैं, अधिगम कराने वाले जो लोग हैं, बालक को ज्ञान प्रदान करने वाले जो लोग हैं, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था पारस्परिक शिक्षण का। कौन सा दिया था, पारस्परिक शिक्षण। आया वो क्वेश्चन है यहां से, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का संबंध किससे है, लेव वाइगोत्स्की से। किससे, पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किसने दी, लेव वाइगोत्स्की ने दी। क्या है पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा, पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा जहां पर बालक, विद्यार्थी और शिक्षक, कौन, शिक्षक और विद्यार्थी आपस में अंतःक्रिया करते हुए जब ज्ञान का निर्माण करते हैं, अधिगम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, वो कहलाता है पारस्परिक शिक्षण। देखिए दोस्तों यहां पर संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण में बताए थे, ठीक है। वास्तविक विकास का क्षेत्र, कौन सा, वास्तविक विकास का क्षेत्र। दूसरा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको इन्होंने बोला था जेडपीडी। और तीसरा संभावित विकास का क्षेत्र, पोटेंशियल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास का क्षेत्र, विकास का वो क्षेत्र होता है जहां पर बालक को किसी कार्य करने के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, यानी खुद से बालक जिन कार्यों कर लेता है वो कहलाता है उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोल दो या बोल दो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। विकास का वो क्षेत्र होता है जहां पर बालक को अपने समीपस्थ जो लोग होते हैं, समीपवर्ती जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, समाज के लोग हो गए, शिक्षक हो गया, ठीक है, अपने जो दोस्त वगैरह हो गए, तो इनकी सहायता से बालक जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो अधिगम करता है, जो चीजें सीखता है, वो कहलाता है उसका निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और संभावित विकास का क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास का वो क्षेत्र होता है जहां पर बालक को आवश्यकता होती है ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य लोगों की, कुशल लोगों की, ट्रेंड लोगों की, जहां पर बालक प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो वो विकास का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, संभावित विकास का क्षेत्र, पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो विकास के 3 चरण हो गए संज्ञानात्मक विकास के। इसके अलावा इन्होंने इसके फोल्डिंग पर बात की थी। इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग बोल दो, पार्ट बोल दो, मचान बोल दो या बोल दो ढांचा, एक ही बात है। तो इसके फोल्डिंग होती है सहायता की एक तकनीक, हेल्प की एक टेक्निक होती है, ठीक है, जहां पर बालक को जो हेल्प प्रदान करते हैं, जो लोग बालक को हेल्प प्रदान करते हैं, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, यानी जब बालक को हेल्प प्रदान की जाती है ना, तो हेल्प कहलाता है इसके फोल्डिंग। उस हेल्प को क्या नाम दिया है इसने, वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग कहा है। यानी जो सहायता की तकनीक होती है उसको इसने इसके फोल्डिंग कहा है। और अल्पकालिक होती है, जब बालक धीरे धीरे अपने से जब कार्य करना सीख जाता है, उन कार्यों को सीख जाता है, जब ज्ञान ग्रहण कर लेता है, जब बालक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अधिगम कर लेता है और उन कार्यों को जब खुद ही करने लग जाता है, तो वो खुद ही कर लेगा उन कार्यों को, जब उसको फिर हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो हेल्प प्रदान करने की जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। एक इन्होंने बताया एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी अन्य से ज्यादा ज्ञानी। अन्य से ज्यादा ज्ञानी कौन है, जो बालक को हेल्प प्रदान कर रहे हैं, जो बालक को निर्देशित कर रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो बालक को सिखा रहे हैं, अधिगम प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो वो लोग सभी क्या है,
के ओ, उन लोगों को क्या कहा इसने, एम के ओ संज्ञा दी है। एम के ओ कहा है अन्य से ज्यादा ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी बालक और जो बालक को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उनमें ज्यादा ज्ञानी कौन है, जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प जो है, हेल्प तो क्या होगी, इसके फोल्डिंग, और हेल्प करने वाले लोग क्या हो गए, एम के ओ। इसके अलावा इन्होंने एक और अवधारणा दी, वो दी है पारस्परिक शिक्षण की। पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किसने दी, लेव वाइगोत्स्की ने दी। क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान में रखना, पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का संबंध लेव वाइगोत्स्की से है। पारस्परिक शिक्षण क्या है, जहां पर बालक और विद्यार्थी और टीचर, स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो विद्यार्थी और शिक्षक जब आपस में मिलकर के अंतःक्रिया करते हुए जब अधिगम करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो वो कहलाता है पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्दी ही हम अगली क्लास में मिलेंगे एक अगले नए सिद्धांत के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।